ठीक है, देखो अगला क्या आता है आपका, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहली बात तो क्या है, इसमें हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फोर्सेस के बारे में जहां तक हम बात करेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश या फिर पुल। ठीक है, पुश और पुल that can change the shape of body, that can accelerate a body, है ना, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकता है, एक्सलेट करा सकता है उसको। तो ये सब चीजें होती हैं जो फोर्स की डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आ जाता है। अच्छा, फोर्स के बारे में अब हम बात कर ही लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो होती है, फोर्स उसकी यूनिट जो होती है आपको पता होगा, न्यूटन रहती है। न्यूटन, फोर्स की न्यूटन में रहती है यूनिट, है ना, एन से, विच इज ऑल्सो इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो इसके बराबर भी रहता है, 1 न्यूटन और ये बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg पर। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलो 1000 ग्राम बन जाएगा, मीटर आपका 100 सेंटीमीटर बन जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोला जाता है, ये सीजीएस को, इसको बोला जाता है डाइन, इसको बोला जाता है डाइन। तो 1 न्यूटन आपका 10⁵ डाइन आता है, 1 न्यूटन आपका 10⁵ डाइन चल जाता है। ठीक है, याद रखना है चीज को। सीजीएस में डाइन होती है यूनिट। तो सीजीएस यूनिट बात करेंगे हम, तो सीजीएस तो आपने माइनस क्यों लिखा है? डाइन। अबे डैश लिखा हुआ है, माइनस कहाँ लिखा हुआ है, वो डैश है, केजी मीटर। लो खुश है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा जीसीएम क्या होता है, तुम्हारे साथ दिक्कत भी तो ये है, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा अब जीसीएम क्या होता है, इसलिए लिखा था डैश। डॉट बनाओ डॉट। अब ये मत पूछना जी डॉट सीएम क्या होता है। क्लियर है, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो फंडामेंटल क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सबसे पहले फंडामेंटल क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, उसके हिसाब से हमारे पास 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला होता है, पहला जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, 4 टाइप के फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल हो जाता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक फोर्स। ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, वैसे तो इससे आता नहीं है, कुछ नहीं आता, थ्योरी तो फिजिक्स में थ्योरी नाम की तो कोई चीज आती नहीं है। ठीक है ना, इस इन चैप्टरों में तो खास तौर पर कुछ नहीं आता थ्योरी के नाम पर। तो पढ़ना होगा, पढ़ लेना, मॉड्यूल में दे रखा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। फंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि बॉडी के चार्जेस के कारण है। आपके बॉडी में कोई चार्ज वार्ज बॉडी है, उसकी चार्ज है, उसके कारण आपके जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा या दूसरी चार्ज बॉडी पर लगाएगा, वो सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब है यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उधर कोई चार्ज पार्टिकल उस पर लगाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है आपका फील्ड फोर्स।
फील्ड फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फील्ड फोर्स मतलब ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि फील्ड क्रिएट करके लगाते हैं फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटेशन फोर्स भी फील्ड फोर्स है। उसको कांटेक्ट, आपको जमीन के साथ कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है एमजी लगने के लिए, आप हवा में होगे तो भी एमजी लग रहा है। तो होता क्या है, बेसिक सराउंडिंग फील्ड में अगर आप उसके रीजन में हो तो आप पर वो पुल पुल लगेगा या धक्का लगेगा, जो भी है, ठीक है ना। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, हवा में फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा, अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन गायब हो गया आपका। तो वो दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो ये अगर इनकी बात करें तो ये आपके फील्ड फोर्सेस होते हैं, जनरली ये फील्ड फोर्स रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये सब। अब फिर बात आती है न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स विद इन न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस जो लगते हैं फोर्सेस वो आपके न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगा रहा है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स अगर आप जानते होगे केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने? यस सर। तो न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो न्यूक्लियर फोर्सेस में आ जाते हैं। फिर वीक फोर्सेस क्या होते हैं? देखो वीक फोर्सेस वो होते हैं जिससे आपका एक न्यूट्रॉन टूटता है, टूट के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी होता है आगे जाके, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सब जो आते हैं, डीके जो होता है रेडियो एक्टिव डीके, वहां पर ये सब काम आएंगे आपके। तो ये सब आपकी कहानी रहती है इसकी, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ अपने को है नहीं लेना देना, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली बेस्ड है, एक तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। तो कांटेक्ट के बेस पर आपका पहला हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एग्जांपल कौन सा हो गया? एग्जांपल के लिए नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है ये अभी आपको बाद में बताऊंगा। फ्रिक्शन हो गया है, ठीक है, ये सब आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं। नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्सेस, फील्ड फील्ड फोर्सेस, ये फील्ड जनरेट करके करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल हो गया आपका, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं आपके, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है अभी थोड़ी देर में आप जानने लग जाओगे ये सब चीजें, इतना लिख लो। सर आपने वीक फोर्स का क्या एग्जांपल? वीक फोर्स वो होता है, वीक फोर्स वो होता है जहां पर आपका बीटा डीके में काम आता है। बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन जब टूटता है ना, बीटा डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वहां पर क्या होता है बीटा डीके में, या तो न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जब टूटता है प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है, और एक पार्टिकल आता है आपका न्यूट्रिनो। तो वो सब की बातें होती है वहां पर। तो न्यूट्रॉन का टूटना आपका, या फिर प्रोटॉन का टूटना, वो सब आपका वीक फोर्सेस में आ जाता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज सच कोई वो नहीं है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके से सूडो फोर्स है, ठीक है। तो वो आपका वैसे कुछ ऐसा नहीं है,
कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट के बिहाफ पर अगर बोलेंगे तो नॉन कॉन्टैक्ट में ही कहलाएगा वो भी, और क्या। बेसिकली आप रोटेटिंग फ्रेम से लगा दे रहे हो उसको। वैसे भी ये वाले फोर्सेस जो है ना, ये सब रियल फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट भी, तो वो हो जाता है। वो वैसे भी सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सूडो फोर्स की तरह काम करता है। सूडो मतलब फॉल्स फोर्स होता क्या है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मिटा दूं लेफ्ट वाला? नहीं सर। क्या लेफ्ट वाला भी नहीं लिखा अभी तक? नहीं सर। लिखो, फटाफट लिखो। थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स बेस्ड ऑन कांटेक्ट और फंडामेंटल दोनों में भी है क्या? हाँ हाँ, अरे यार अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तुम 11th क्लास में भी हो, तुम रेजोनेंस में भी हो, कोचिंग के बिहाफ पर आप क्लासिफिकेशन में आएगा ना, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आई बात समझ में? हाँ अब अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं ना। अगर मैं स्टेट के हिसाब से बोलूँ तो तुम महाराष्ट्र के रहने वाले हो, मैं यहाँ का उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। फिर आप क्लास के हिसाब से बोलो, आप 11th क्लास में हो और हम तो अलग ही स्पेशल क्लास में हैं, ठीक है। बाकी कोचिंग के बिहाफ पर तुम रेजिडेंस में पढ़ रहे हो और कोई और किसी और में चल रहा है, तो क्लासिफिकेशन तो अलग अलग कैटेगरी पे हो सकते हैं ना। तो सेम चीज वो सब में आ सकती है, कोई ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मैं सही मायने में बात करें तो फ्रिक्शन भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कैसे आता है, जब आपका रब करते हो, ये स्लाइड होता है ना, हम एज्यूम करके चलते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो गया होगा, अपोजिट यहाँ पर सेम चार्जेस आ जाते हैं जिसके कारण रिपल्सन हो रहा होता है। तो ये आपका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं कि हम वहां पर कहते हैं कि चार्ज का अपीयरेंस हो जाता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उसमें आ जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, हम मानते हैं उनको, मानने का तरीका है, बस मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है इसमें से ये वाला पार्ट काम का है। उधर वाले में बहुत एज सच कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, इसको देख लो थोड़ा सा, ये दिमाग पर रखना। इसके आगे अब हम बात करते हैं, अब हम 3 फोर्सेस को सीखने जाएंगे अपने को, जो पूरे चैप्टर में है, पूरे चैप्टर में यूज होने हैं। सबसे पहले तो आपका यूज होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। अगर ये डब्बा रखा हुआ है, सबसे सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको, ये डब्बा रखा हुआ है, क्या लगता है इसके बारे में, डब्बे के बारे में, कि भाई इस डब्बे को अगर मैं उठा के ऐसे करके देखता हूं, ये डब्बा कुछ ऐसे करके होगा, होगा। इस पर एक एक तो लग रहा होगा क्या, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा जो mg होता है। एक आपको नहीं लगता कि कुछ तो इसको सपोर्टिंग नीचे से भी मिला होगा, ऐसे ऐसे करके नीचे से भी सपोर्ट पा रहा होगा। नीचे से कौन सपोर्ट दे रहा है इसको, नीचे से कौन सपोर्ट दे रहा है इसको, जमीन। जमीन ऊपर को फोर्स लगा रही होगी, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये वाले का जो रिजल्टेंट आएगा, इनको मैं बहुत सारा ना बताते हुए इन सब का रिजल्टेंट हम क्या बना देते हैं इस पर, यहां से नॉर्मल n बना देते हैं हम। कुछ बुक्स में r से दिया होता है, कुछ बुक्स में n से दिया होता है, मैं n से प्रेफर करता हूं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। इनका रिजल्टेंट, इनका बेसिकली रिजल्टेंट ये हो जाता है आपका। अब जैसे कि ये है, ये हो गया, हाँ। और अच्छा नॉर्मल आएगा कब, जरा ध्यान देना। जैसे कि ये रखा हुआ है,
यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, अब खाली रखा हुआ है, अगर खाली रखा हुआ है, देखो यहां से तो नॉर्मल आएगा, ठीक है, यहां से तो नॉर्मल, ये समझ में आता है, यहां से दबाव आएगा, ये जमीन को नीचे को दबा रहा होगा तो जमीन ने इसको ऊपर को सपोर्ट किया होगा, ठीक है। सर। तो यहाँ सर एक बार फिर से बताइए ना नॉर्मल। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, एक दबाव है, मैं जमीन पर दबाव लगा रहा हूँ तो जमीन भी मेरे पर ऊपर को कुछ तो फोर्स लगा रही होगी, कुछ तो ऊपर को उसने धक्का लगाया होगा, तभी तो मैं बैलेंस हूं, नहीं तो mg, अगर खाली mg लग रहा होता तो छत से कूद जाओ, देख लो mg लग रहा है खाली, ठीक है। अब ऐसे खड़ा हूं बैलेंस्ड हूं तो mg तो लग ही रहा है, जैसे डब्बा है, डब्बा और मैं एक ही समान है, ठीक है। ये आपका mg लग रहा होगा, नीचे से क्या लग रहा है, नीचे से बेसिकली मैं नॉर्मल बताना चाह रहा हूँ, तो जमीन से जो फोर्स ऐसे करके लग रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस का जो कॉमन सरफेस होता है, किस किस का, दोनों बॉडी का, दोनों बॉडी का मतलब आपका, आप ऐसे देख लो, दोनों बॉडी से मेरे कहने का मतलब है, जैसे ये है आपका, ये बुक है, ये बुक के ऊपर आपने क्या रख दिया है, ये है आपका, ठीक है, बुक के ऊपर ये जियो वाला है, इस पर क्या कर सकते हो आप, इसका अगर इसको बात करो तो इस पर एक तो इसका ग्रेविटी का लग रहा होगा, और दूसरा ये बुक क्या कर रही होगी, बुक इसको ऊपर को भी फोर्स लगा रही होगी, ऐसे करके बुक के कारण इस पर ऊपर को फोर्सेस आए होंगे, ठीक है, तो वो फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, इसके लिए और बुक के लिए, इसके लिए और बुक के लिए कॉमन सरफेस क्या आएगी, कॉमन सरफेस ये वाली आएगी, ये कॉमन सरफेस होगी दोनों के लिए, इसका बॉटम देखो और बुक का टॉप देखो, कॉमन सरफेस ये है, उसके नॉर्मल लगेगा, उसके परपेंडिकुलर लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है, तभी नाम भी उसका नॉर्मल रिएक्शन है, जो कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है आपका। आई बात समझ में, ये हो जाता है हाँ आपका। सर। अब जैसे कि ये वाला केस है, डायग्राम है, इस डायग्राम में नॉर्मल यहां से तो आएगा लेकिन यहां से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, यहां से कांटेक्ट में तो यहां भी है, अब यहां से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने अगर ऐसे रखा हुआ है तो क्या वो दीवार पर कोई दबाव लगा पा रहा होगा, कोई दबाव होगा कि नहीं होगा, खाली टच हो रखी होगी कि नहीं हो रखी होगी, ये खाली दीवार से टच है, अगर मैं यहां से फोर्स लगा देता हूं, यहां से मैंने कोई फोर्स लगा दिया, तब तो उधर से भी, तब तो इधर से भी एक नॉर्मल रिएक्शन निकल के आएगा। आई बात समझ में, अगर ये फोर्स नहीं है तो इधर कोई दबाव होगा नहीं और इधर से कोई नॉर्मल निकल के नहीं आएगा, ऑल्दो कांटेक्ट में जस्ट टच हो रहे होंगे आपके, ठीक है, लेकिन अगर इधर से प्रेस करने लग जाऊंगा तो ये इधर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, जहां तक बात रही वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो आएगा क्योंकि याली सरफेस पर दबाव है, दबाव है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही आएगा। समझ में आई बात, ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं यहां से फोर्स लगा के बनाता हूं तो अब इसका जब भी आप डायग्राम बनाते हो, जिसको आगे जाके मैं बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसमें आप सारे फोर्सेस बनाते हो, यहाँ पर मैं खाली नॉर्मल शो कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ आएगा N1 बोल देते हैं, यहाँ से कुछ आएगा N2 बोल देते हैं, ठीक है, इधर से भी दबाव है तो दीवार इसको इधर को धक्का मार रही होगी, ये दीवार को आगे को धक्का मारेगा, दीवार इसको पीछे को धक्का मारेगी, ऐसा क्यों होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल नॉर्मल का पता चला, नॉर्मल कैसे आ रहा है, क्लियर है नॉर्मल की कहानी। यस सर। एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, अच्छा चलो इसमें बताओ नॉर्मल कैसे आएगा, ये इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक डब्बा रख दिया है, हाँ भाई इस पर नॉर्मल कैसे लगेगा, इस पर नॉर्मल कहाँ को लगेगा, खाली नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे फोर्सेस छोड़ो, अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ को, अपवर्ड। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। देखो अब तो सर्वेश ने बता दिया भाई, अब तो बाकियों को भी आ जाना चाहिए, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, कॉमन सरफेस देखो, कॉमन सरफेस ये है, उसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नॉर्मल का आइडिया लग गया थोड़ा बहुत,
ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे, कम से कम पता होना चाहिए कहां पर नॉर्मल लग रहा है। अच्छा दूसरा जो आता है आपका फोर्स, दूसरा फोर्स जो आता है वो आपका आता है टेंशन फोर्स। अभी टेंशन क्या होता है? टेंशन तभी आती है जब आपकी रस्सी की बात होगी, रस्सी या फिर रॉड या फिर रोप या फिर इलास्टिक, इन सब में टेंशन आती है, खिंचाव खिंचाव, ठीक है ना, खिंचाव। अब जैसे कि मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं जैसे कि ये है, ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है, ये डब्बा अटैच्ड है, ये डब्बा अटैच्ड है। क्या रखता है? अब जरा ध्यान दो, रस्सी के फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे, रस्सी पर टेंशन कैसे कैसे लगेगी, देखो जरा। आप अगर अलग अलग टुकड़े कट करके देखो, जरा ध्यान देना, यहां से कट करके देखो, यहां से थोड़ा सा कट करके देखो इसको, तो क्या होगा, ये 3 टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाएगी, ये और ये, ठीक है, कुछ ऐसा डिवाइडेड हो जाएगी। अच्छा नीचे वाला जो ये पोर्शन होगा, नीचे वाला पोर्शन इस ऊपर वाली रस्सी को कहां को फोर्स लगा रहा होगा, नीचे वाला पोर्शन इस ऊपर वाले टुकड़े पर कहां को फोर्स लगा रहा होगा, ये बता दो चलो। नीचे की तरफ। कितना को समझ में आता है कि इस पर नीचे की ओर को लग रहा होगा फोर्स? समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, इसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा अगर इसने इसको नीचे को खींचा है तो ये इसको ऊपर को खींचेगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन, ये जितना इस पर लगा रहा है उतना ही ये इस पर लगाएगा, ठीक है। अभी देखते जाओ, धीरे धीरे आ जाएंगी पकड़ में चीजें। तो बेसिकली टेंशन ऐसे लगती है। टेंशन क्या होती है, कहीं से भी अगर टुकड़े को कट करके देखोगे ना, टुकड़े को कट क्यों कर रहे हैं? टुकड़े को कट इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि कभी भी डायग्राम में फोर्सेस आपको बनाने होते हैं, आप इंटरनल फोर्सेस नहीं बनाते हो। अब रस्सी के लिए क्या है, रस्सी के लिए ये जो फोर्सेस हैं, इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे होंगे एटम के बीच में, वो सब क्या हो रहे होंगे, वो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। तो उनको आप शो नहीं करते हो, आप हमेशा किसी भी बॉडी पर शो करते हो, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस करते हो, जो दूसरी बॉडी आप पर लगा रही होती है, ठीक है। अगर मैं अपने पर बताऊंगा मेरे पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो mg लगेगा, एक जमीन से ऊपर को नॉर्मल लगेगा, एक mg लगेगा नीचे को, एक जमीन से ऊपर को नॉर्मल लगेगा। मैं अपने ऊपर अगर फोर्सेस बनाऊंगा तो ये 2 फोर्सेस बनाऊंगा। मैं जमीन को नीचे को दबा रहा हूं, वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो मेरे ऊपर नहीं लगेगा, वो जमीन पर लग रहा है। किसी भी उसका डायग्राम बनाते हो, फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हो किसी भी बॉडी पर, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस बनाते हो, इंटरनल बनाते हो। मैं नहीं बताऊं अरे भाई मेरे सिर में है, यहाँ वेन वेन होंगी, कुछ तो होंगे, बाय वाय कोई तो खींच रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, एक एटम एक सेल दूसरे के साथ टकरा रहा होगा, कुछ कर रहे होंगे। अब वो सब हो रहा है, वो सब इंटरनल है, वो मेरी बॉडी के इंटरनल उसका है। अब यहाँ से कट करके देखोगे तो पता चलेगा भाई कुछ हो रहा है, कुछ तो मतलब फोर्सेस वोर्सेस लगे हुए हैं, तभी अटैच्ड है ऐसे करके, ठीक है। तो वहां से कट करके देखते हो, तब क्या होगा, अब ये अलग से बॉडी हो गई है, अब ये पार्ट अलग हो गया है, अब इसके लिए ये एक्सटर्नल बन गया है, अब ये रस्सी अलग पार्ट हो गई है। तो इसलिए आप यहाँ पर फोर्सेस आप बना सकते हो, इसलिए आप कट करके देखते हो कि भाई वहां पर क्या फोर्सेस आ रहे हैं। कट करने का मतलब ये नहीं है एक्चुअल में कट कर लिया आपने वहां पर रस्सी को, वो खाली वो फोर्सेस जिताने के लिए, उसके फोर्सेस दिखाने के लिए आप उसको वहां से ऐसे कट करके दिखाते हो, ये दिखाने का तरीका है उसमें, ठीक है। अच्छा यहां पर इस पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर कौन फोर्स लगाएगा, इसके टॉप एंड पर इस पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ वाले टुकड़े पर, इस पर बताओ, इस पर कौन फोर्स लगाएगा? दूसरा टुकड़े का एकदम नीचे वाला part। दूसरे टुकड़े का नीचे वाला पार्ट,
ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, कहाँ को लगाएगा, इस पर फोर्स कहाँ को लग रहा होगा, ऊपर। ऊपर को। कितना को समझ में आया भाई, ये इस पर ऊपर को लग रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूँ T2 मान लो, ठीक है। अब अगर इस पर ऊपर को फोर्स लग रहा है तो ये वाला टुकड़ा इस पर कहाँ को लगा रहा होगा, ये वाला टुकड़ा इस पर लगाएगा नीचे को। नीचे। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखो हमेशा खिंचाव में है, ये वाला भी खिंचाव में है, ये भी खिंचाव में, ये भी खिंचाव में, यहां पर भी खिंचाव में है, हमेशा टेंशन का फोर्स खिंचाव में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये अंदर को लगा रहा है, अंदर को लगा रहा है, ये कंप्रेशन की स्टेट आ गई है, ठीक है, ये गलत बना दिया आपने। तो आप इस तरीके से बनाते हो फोर्स को, टेंशन का फोर्स कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप सीख जाओगे आप, क्लियर है। सर लास्ट हाँ। वाला सर। एक बार फिर से बताना। अरे अभी बना लो, बता दूंगा, अभी बना लो इसको, अभी आ जाएंगी चीजें पकड़ में। ठीक है, अभी हम बनाएंगे ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब कुछ बता दूंगा मैं, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना बना लो इसको, ठीक है। उसमें ये भी क्लियर होगा कि भाई ये T1 T2 बराबर भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं। मिटा दो उसको। टेंशन वाला मत रखो। अच्छा चलो एक और बता दो इसमें, लो ये है, ये है, ठीक है, ये जमीन पर रखे हुए हैं ऐसे करके। अगर मैं इसको ऐसे करके खींचता हूं, ठीक है, इसको भी ऐसे करके खींचता हूं F से, क्या लगता है रस्सी में खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा, है? हाँ ये फील होता है कि रस्सी में खिंचाव आएगा, फोर्सेस जनरेट होंगे कि नहीं होंगे। और रस्सी में हमेशा टेंशन आता है, कभी कंप्रेशन नहीं आता। रस्सी को कंप्रेस थोड़ी ना कर सकते हो आप, कर सकते हो क्या? रस्सी कंप्रेशन नहीं झेल पाएगी, रस्सी हमेशा टेंशन लेती है, ठीक है। जैसे तुम टेंशन देते हो,
वैसे ही रस्सी का भी काम यह है, वो खाली टेंशन लेती है, वो कंप्रेशन नहीं झेल पाती आपकी। रॉड होती तो कंप्रेशन भी झेल जाती। ठीक है, तो हम रस्सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थ्रेड की बात कर रहे हैं, रस्सी, थ्रेड, रोप जो बोलना है आपको। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखो जरा, अगर मैं इसको कट करता हूं, यहां से इसको मैं यहां से कट करके देखता हूं, क्या बनेगा मेरा, बताओ। इतना पार्ट और ये वाला टुकड़ा। अब बताओ, इस पर ये वाला, इस पर ये वाला टुकड़ा कहां को फोर्स लगा रहा होगा, इस पर फोर्स कहां को लगेगा, राइट साइड में, राइट साइड में। इस पर फोर्स कहां को लगेगा, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट हैंड। दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ। ठीक है ना। क्यों सर बराबर कैसे होंगे, पता न्यूटन का चलता है? तीसरा। जादू हो जाता है। कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है क्या। सर टेंशन किस तरफ लग रहा है वो कैसे पता चलता है? अच्छा, कैसे पता चलता है, देखो अगर इसको धक्का मारता। अच्छा ये बताओ, ऐसे पकड़ा हुआ है मेरा हाथ, एक ने इधर को खींच रहा है, इधर को खींच रहा है। अब यहां से मैं कट करके देखो, ठाकुर बना दो, ठाकुर। एक बंदे ने इधर को खींचा हुआ है, मेरा हाथ ऐसे करके खींच रहा है। अगर मैं यहां से कट करके देखूंगा, मेरी ये बॉडी, इतनी बॉडी मेरे हाथ को कहां को फोर्स लगा रही होगी, इधर को लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी। अब यहां से कट करके देखो ना, यहां से कट करके देखो, ये हाथ उधर को जाना चाह रहा है, यहां से कट करके देखा तो ये वाली बॉडी, ये बॉडी इसको रोक रही होगी पीछे को। समझ में आई बात। हाँ सर समझा। समझाने के लिए हाथ कट करवाना पड़ रहा है। चलो देखो, ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बाकी फोर्सेस नहीं बताए, खाली बस रस्सी का बता रहा हूं, रस्सी का फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो फ्री बॉडी डायग्राम, हेडिंग डाल लो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो क्या है कि मेरे को अभी फ्रिक्शन भी बताना था, लेकिन फ्रिक्शन हमारा प्रॉपर अगले चैप्टर में डील होगा। फ्रिक्शन का हम पढ़ते ही अलग से, ठीक है ना, फ्रिक्शन पूरा चैप्टर ही अलग बना दिया है, तो वो चीज है। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम की जहां तक बात है, अब फ्री बॉडी डायग्राम का प्रोसीजर होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग, अ बॉडी isolated, that is free from all contacts, a body isolated with all the forces, all the external forces acting on it. Body isolated with all the forces, all the external forces, याद रखना, external forces acting on it represent FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सर्वेस ABD नहीं है, ठीक है, ये क्या है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी। सर्वेस तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, ABD है क्या। दिखा नहीं सर अभी, क्रिकेट टीवी बंद है। अरे नाम तो सुना होगा ABD। हाँ। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम की बातें हैं। अब बनाते कैसे हैं इसको, हाँ, प्रोसीजर टू ड्रॉ। अब ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं, लिखवा देते हैं, लेकिन आइसोलेट द बॉडी, सेकेंड है ड्रॉ ऑल contact, all forces acting on it, all forces acting on it, बस इतना ही सिंपल होता है, ठीक है ना, इतना ही सिंपल रहता है ये आपका।
ठीक है, लिखो इसको, लिखो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल ये है आपका, ये जो हमने किया था बस उसी को बनाना है। ठीक है, ये है, इसका मास है m, मास दे रखा है m। क्या करोगे, इसको आइसोलेट करो, पहले तो कॉन्टेक्ट से हटाओ। अब सिस्टमेटिक प्रोसीजर तो ये कहता है पहले कॉन्टेक्ट से हटाओ इसको। अब इस पर सारे फोर्सेस बना दो। सबसे पहले तो mg तो आएगा ही आएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि mg नहीं लगेगा। जब तक अर्थ में हो, कहीं भी ग्रेविटी का फील हो रहा है तो mg तो लगेगा लगेगा। साथ में इसमें एक और फोर्स लगेगा, बताओ कौन सा लगेगा? नेचुरल। नॉर्मल, Normal. नेचुरल है, नेचुरल बनाए थे तुमने। ठीक है, एक ऊपर को फोर्स लग जाएगा। अब देखो, नॉर्मल फोर्स लगेगा बॉटम पर, लेकिन हम उसको सेंटर पर ही दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं जो भी आपका न्यूटन ने जो किया था ना, न्यूटन ने जो बातें करी थी, न्यूटन ने किसी की भी अपने जो लॉ बनाए थे वो पॉइंट साइज पार्टिकल के लिए बनाए थे। पॉइंट साइज पार्टिकल समझते हो ना, पॉइंट साइज ही होता है और क्या होता है। अब उसके लिए उसने अपने फोर्सेस, अपने अपने लॉ जो हैं वो उसके लिए डिफाइन कर रखे हैं। अब हम, मेरा एफबीडी तक बना दे दोगे आप किसी डब्बे का एफबीडी बना रहे हो, आप पूरे ब्लॉक का बना रहे हो, आप पार्टिकल का नहीं बना रहे हो। तो आप क्या करते हो, आपने एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो सेंटर ऑफ मास का। अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी बॉडी है उसका का पूरा मास, ठीक है ना, उसका पूरा मास जो है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड होगा। जैसे कि रेगुलर बॉडीज की अगर मैं बात करूं, एक अगर आप स्फेयर है तो स्फेयर का मास आप पूरा का पूरा मास मान सकते हो उसके सेंटर पे होगा, बीचों बीच। आप ये मान के, सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें न्यूटन के लॉ लगाने होते हैं। न्यूटन बोल के गया था, न्यूटन अपना लॉ जो भी बोले थे उसने सब पार्टिकल नेचर, पार्टिकल के लिए बोले थे। बड़ी बॉडी के लिए कोई नहीं बोल के गया वो। बड़ी बॉडी के लिए हम लगा देते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एसोसिएटेड है। तो जो भी नॉर्मल भी लग रहा है, ऑल्दो बॉटम पर लग रहा है, लेकिन उसके सेंटर पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए बॉडी ऐसी बॉडी नहीं है, हमारे लिए पॉइंट साइज है। तो इसलिए हम नॉर्मल को ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब कायदे से देखा जाए, अच्छा ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में रहेगा कि ये इक्विलिब्रियम पर होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? मतलब हाँ भाई, ये इक्विलिब्रियम पर होगा कि नहीं होगा? अरे कोई तो बता दो भाई। सर मतलब अच्छा होगा ये बैलेंस्ड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा कि नहीं होगा, देख के पता लग रहा है, कहीं कहाँ कोई नहीं भागना था यार। दो ही फोर्सेस लग रहे हैं और आपको भी दिख रहा है ऐसे डब्बा पड़ा होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये भागने लग गया अपने आप ही कहीं को। ठीक है, अब पड़ा है तो पड़ा है बस ऐसे ही। अगर ऐसा पड़ा है तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? mg के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ। फील होता है? अरे भाई जब नेट फोर्स 0 होगा तभी तो बॉडी आपकी बैलेंस रही होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारी पिटाई हो रही है, मतलब दो गुंडे हैं, दोनों एक साथ, एक ने इधर से मारा एक ने इधर से मारा, मान लो। अगर दोनों का पंच बराबर आया तब तो तुम ऐसे के ऐसे रह जाओगे, तुम्हें होगा बहुत कुछ होगा लेकिन तुम ऐसे कैसे रह जाओगे। लेकिन दोनों पंच आए, इसका ज्यादा था इसका कम था, तो आप इधर को ही जाओगे, अनबैलेंस हो गए फोर्सेस। ठीक है, आपने, एक ने यहां से खींचा एक ने यहां से खींचा, अगर दोनों ने बराबर खींचा तो मैं कहीं नहीं भागने वाला हूं। ठीक है, अब देखो यहां से मैकेनिक्स चालू हो रही है। जितना रियल लाइफ के साथ फील करोगे कि भाई रियल लाइफ में फोर्सेस कैसे डील हो रहे हैं, बहुत एलिमेंट्री से चालू कर रहे हैं हम, और अभी आप देखना बड़े बड़े चीजों में लगाने लग जाओगे सब फोर्सेस वगैरह। तो आपको फिजिक्स इसलिए जो है वो रियल लाइफ को लेके चलोगे,
उसको फील करके चलोगे तो समझ में अच्छी आती है फिजिक्स। ठीक है, वो उसको वो मत लेना कि एक किताबी चीज है, किताबी चीज बिल्कुल नहीं है फिजिक्स। 11th की फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं है। उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो, डे टू डे लाइफ से जोड़ो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अरे पानी की टंकी है, टंकी खाली कितने समय में हो रही, फिजिक्स है आपका। छत से गिरो तो सही, कितने समय में गिर रहे हो, सब फिजिक्स है। एक्सीडेंट में ठोक दिया किसी को, वो कितने दूर जाएगा, कोलिजन, फिर फिजिक्स है आपका। तो फिजिक्स रियल लाइफ से आप जितना रिलेट कर सकते हो वो करो, है ना। रस्सी पकड़ के खींच रहे हो, रस्सी टूट गई, फिजिक्स है। क्या हुआ, रस्सी क्यों टूटी, क्योंकि रस्सी में टेंशन इतनी आ गई थी जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आ गई। उसकी कैपेसिटी कम थी। लिफ्ट है, लिफ्ट और वायर से आती है, लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट तार टूट गई, क्यों टूट गई, क्योंकि उसमें जो तारों में टेंशन थी वो ज्यादा हो गई, उसकी स्ट्रेंथ, मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ थी नहीं, जबकि उससे ज्यादा आप लोड लगा दिया आपने। ठीक है ना, 2-4 बॉडी बिल्डर 200-200 किलो के बैठ गए उसमें ज्यादा, और उसमें कैपेसिटी दे रखी होती 1600, कुछ ऐसे 16% की, 16% की दे रखी होती है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है 16 के 16 बिल्कुल 100-200 100-150 केजी के जा रहे हैं वहां पर, या फिर 10 लोगों की कैपेसिटी है। सब समझ रहे हो, सब प्रैक्टिकल, सब फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस है तो बेसिकली नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा। ये बातें भी मैं आगे बताऊंगा, न्यूटन का जब फर्स्ट लॉ बताऊंगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब करेंगे। चलो फिलहाल एफबीडी है, ये एफबीडी ये होता है बस। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है तो नॉर्मल mg के बराबर आ जाएगा, वो आगे की बातें हैं, अभी तो खाली ड्रॉ करना सीखो। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, चलो ये बताओ, ये हो गया है, फिर ये हो गया है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसका मास ma है, इसका मास mb है। ठीक है, यहां से F फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां से F फोर्स लग रहा है, आपको एफबीडी बनाना है इसका। ये लिख लिया क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ भाई, इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी किसका बनता है, यहां पर हम ए और बी का अलग अलग बना रहे हैं, ए और बी का एफबीडी अलग अलग बना रहे हैं। तो देखो भाई, ए के लिए क्या होगा, हाँ भाई कौन बताना चाहेगा, ए के लिए, ए के लिए बताओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, फटाफट बताओ यार। ए के लिए mg नीचे की mg। तरफ। सबसे पहले तो ये तो हर कोई बताने लग जाएगा, ये तो कोई गायब नहीं करेगा कुछ समय के बाद। mg लग गया, और राइट में नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ को लगेगा, लेफ्ट को। लेफ्ट को लगेगा, ये समझ में आता है। यहां से नॉर्मल ऐसे करके लगेगा तो लेफ्ट ऐसे लग जाएगा। इसको हम बोल देते हैं n1, n1 बोल दूं या n बोल देता हूं, चलो n बोल देता हूं। और ऊपर भी अरे लगेगा। और एक ऊपर भी लगेगा, एफ लगेगा। ये, और एक f लगेगा। ये समझ में आता है क्या, इतना समझ में आता है, ये है इसका कंप्लीट एफबीडी। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। आया। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जरा ध्यान देना, ये बना तो दिया है इसको, और आप ऐसे करके बना सकते हो, n1 गया ऊपर को, mag गया ये करके, नॉर्मल को इधर ऐसे बना देना। देखो मेनली क्या है, फोर्सेस कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो बताओ ऐसे करके डील करना ज्यादा आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑल दो पता है फोर्स इधर की साइड से लग रहा है, अरे लग तो सामने को ही रहा है, तो हमने ऐसे करके बना दिया। अब ऐसे हमें एरो एरो का क्लियर कट आइडिया लग जाता है, भाई ये पॉजिटिव एक्सिस में लग रहा है, ये वाला नेगेटिव एक्सिस की ओर को लग रहा है। आई बात समझ में, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये ज्यादा सिंपल रहेगा कल के दिन में डील करने के लिए आपका। क्लियर है, यस सर। चलो फिर बी का बनाओ, बी का बनाओ, फटाफट बताओ बी का, बी का mg। बी का एक आया mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल। ऊपर की तरफ नॉर्मल, अलग नॉर्मल होगा ये, और
एफ नहीं आएगा, एफ ए पर लग रहा है, एफ बी पर नहीं लग रहा। ए आएगा। F क्या minus N. आएगा? एन जो इस पर इधर को लगा हुआ है, ए पर जो नॉर्मल इधर को लगा हुआ है वो बी पर आगे को लगेगा नॉर्मल, इधर की साइड से एक नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल बराबर होंगे, ये दबाव लगाएगा आगे को, ए बी पर दबाव लगाएगा आगे को, वो नॉर्मल होगा, वो एफ नहीं है अभी। ठीक है, एफ तो ए पर लगा हुआ है, एफ बी पर नहीं लगा हुआ। फोर्स ट्रांसमिट होगा थ्रू नॉर्मल, नॉर्मल के थ्रू वो फोर्स ट्रांसमिट होगा। तो बेसिकली बी पर जो फोर्स लग रहा है वो ए के कारण ये लग रहा होगा। ठीक है, एक और आएगा, कौन सा आएगा? अरे एक वॉल और की बचा हुआ तरफ। है ये वॉल के कारण कहां को आएगा? वॉल कहां को लगाएगी डब्बे पे? Left side. लेफ्ट साइड। Left here. लेफ्ट साइड को। इतना समझ में आ गया सबको? एंड एस बोल देते हैं। ये कौन लगा रहा है? बाय वॉल। ये कौन लगा रहा है? बाय ए। ये कौन लगा रहा है? बाय बी। ठीक है, तो इसको भी आप अगर सही तरीके से आप थोड़ा एक्सपर्ट बनने लग जाओगे, ठीक है, N2 ऐसे दिखाओगे आप, M3 ऐसे दिखाओगे, और एन डैश ऐसे दिखा दोगे, और एन को ऐसे दिखा दोगे। सर सर मतलब जो ए का जो फोर्स, बी को जो ए का फोर्स लग रहा है उसको हमने नॉर्मल बोला। हाँ देखो, कांटेक्ट जहां जहां पे कांटेक्ट है, बताओ ए के कितने एक कितने जगहों पे कांटेक्ट पर है? एक यहाँ पे कांटेक्ट में है, एक यहाँ पे कांटेक्ट में, तो दो कांटेक्ट फोर्सेस आएंगे आप पर। एक तो बी लगाएगा, एक ग्राउंड लगाएगा। ये कौन लगा रहा है? ये ग्राउंड लगा रहा है। ये कौन लगा रहा है? ये बी के कारण आ रहा है। ठीक है ना, याद रखना, फोर्सेस जिसका एफबीडी बना रहे हो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो दूसरे पर कितना लगा रहा है इससे मतलब नहीं है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उससे मतलब होता है। तो इस पर एमजी लग रहा होगा, नीचे से लगा होगा, ऊपर को नॉर्मल, और एक इधर से फोर्स आ रखा है, एक बी वाला इधर को लगा रहा होगा। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ भाई समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से दो डायग्राम काफी है अभी थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि एफबीडी का रोल तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर उसमें ये सब उसी में समझाते जाऊंगा आगे आगे। तो अभी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा ना? थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया होगा। हाँ सर। चलो एक और बता दो, चलो एक और बता दो, पहला वाला मिटा दूं? हाँ सर। पहला हाँ, चलो ये वाला बताओ फिर। ये है ए वाला, ये है बी वाला। समझ जाओगे आप, ए का मास एम ए ले लेना, बी का मास ले लेना एम बी, और ये है, नीचे को एक एफ बी लगा दिया आपने। चलो बताओ, अब आपको ए और बी का बनाना है, ए और बी का एफ बी डी बनाना है। ए और बी का एफ बी डी बताना है। चलो बनाओ, आपको 2 मिनट दिए मैंने, आपको 2 मिनट दिए, और उसके बाद ये मिटा रहा हूं मैं, हाँ इतना मिटा रहा हूं। उसके बाद आप एक और बनाना, आप उसके बाद एक और बनाना। ये है थीटा एंगल पर, इसका मास एम है, इसका एफबीडी बनाना। ठीक है ना, इसका एफबीडी भी बना देना। चलो करो।
हाँ भाई कलाकार लोगों, हुआ कुछ? अरे मुदित, मुदित, मुदित है भी कि मुदित गायब हो गया है? आर्यन, अरे भाई सब शांत इंसान है क्या यहाँ पर? तेजस, हो गया क्या काम धाम? अच्छा इलास्टिक कोलिजन, अरे चिल करो यार, उसमें हाथ में करा दूंगा, या तो शुरू में याद दिला देते, अब चल ना, या फिर इसके लास्ट में याद दिला देना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, उसको कोई ज्यादा दिक्कत दिक्कत नहीं है। हाँ भाई देखो, ए का बता दूं, ए पर क्या होगा, चलो। ए का करते हैं, एक तो वाली रस्सी नीचे को खींचेगी T2 टेंशन से। हाँ समझ में आया कि भाई ऊपर वाली रस्सी उसको ऊपर को खींचेगी T1 से, मान लिया T1 अलग रस्सी है, नीचे वाली नीचे को खींचेगी T2 से। अच्छा बी, इसके डब्बे पर एक तो लग जाएगा mg, एक लग जाएगा आपका, एक लग जाएगा ऐसे करके नॉर्मल, एक लग जाएगा ऐसे करके नॉर्मल। ठीक है, अगर आप समझदार हो, जो कि आप हो, आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, देखो क्या होता है, आपने देखा था, आपने मोशन को हमेशा एक्स और वाई में तोड़ते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन को भी एक्स और वाई में तोड़ा हमने। अब यहां पर भी क्या है, फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ना पड़ता है। अब जैसे ये डब्बा है, कल के दिन में क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मोशन कहाँ को होगा? हाँ भाई ईशान, बताओ भाई इसको, ये डब्बे के बारे में बताओ मेरे को कि डब्बे का क्या रहेगा हिसाब किताब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। अरे यार गजब इंसान हो हैं, इसको और को पकड़ना पड़ेगा। हाँ गरिमा तुम बताओ, बताओ ये डब्बे का क्या होने वाला है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड कर जाएगा ना, इतना समझ में आता है, ये मोशन में आ जाएगा, कहाँ को, नीचे को स्लाइड कर रहा होगा, हाँ हाँ नीचे को। नीचे को स्लाइड करेगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी कुछ होगा क्या? देखो नॉर्मल। मोशन को आप, नॉर्मल एक्ट करेगा ना। वो तो ठीक है, क्या इस डायरेक्शन में भी मोशन होगा क्या? पूरा का पूरा मोशन कहाँ को होने वाला है, पूरा का पूरा मोशन नीचे को होने वाला है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब डाउन द इंक्लाइन, ठीक है हाँ ना? इस डायरेक्शन में कोई मोशन होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि डब्बा ऊपर को भी जा रहा है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था आपका, ग्राउंड से फेंका, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है।
ठीक है। हाँ सर। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये ऐसे जाएगा, ऐसे में कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली इसको अगर एनालाइज करना है, इसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, तो फोर्सेस ऐसे और ऐसे ब्रेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एफबीडी तो ऑल दो ये एफबीडी सही है, लेकिन कल के दिन में इसको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो बताओ भाई, अगर आपको याद होगा, जरा ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा। मैं रिजॉल्व भी करना सिखा दे रहा हूं आपको इसमें, रिजॉल्व आपको पता है, वेक्टर आपको पता है, आपने पढ़े हैं वेक्टर, ठीक है। अगर ये थीटा होता है, एक कहानी बताई थी मैंने, अगर इन दो लाइनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसके परपेंडिकुलर गई ये वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर गई ये वाली लाइन, या फिर चलते रहना थीटा 90 माइनस थीटा, फिर वापस थीटा, करते रहना, ठीक है। या फिर सिंपल सा देख लो कि भाई अगर इन दोनों में थीटा होगा, अगर इन दोनों में थीटा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है ये वाली, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है ये वाली, इन दोनों के बीच में भी थीटा ही आएगा। तो अब रिजॉल्व करना है, अब रिजॉल्व करना है, तो इसको देखो, इसको आप फर्दर आप चाहे तो ऐसे बना सकते हो, नॉर्मल यहां को आया हुआ है mg का cos थीटा और mg का sin थीटा, ये हो गया, ठीक है। नहीं तो ये एफबीडी भी कंप्लीट है, वैसे ये नॉर्मल बनाना और mg बनाना कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन कल के दिन में एनालिसिस में आपको जरूरत पड़ेगी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो भी ब्रेक करना भी मैंने सिखा दिया आपको। सर हाँ, सर पहले वाले का फिर से बताइए ना। क्या इसका, हाँ सर। इसको कट कर लो ना, यहां से क्वेश्चन तो लिख लिया हो सबने, इसको यहां से कट कर लो, यहां से भी कट कर लो। देखो अब मैं इसी में बना दूंगा इसका, ऊपर वाली रस्सी इसको अपनी ओर को खींच रही होगी, अपनी ओर को खींच रही होगी तो T1, नीचे वाली रस्सी इसको अपनी ओर को खींच रही होगी, नीचे को खींच रही होगी, पुल कर रही होगी, तो T2, और इसका अपना mg तो आएगा ही आएगा, बन गया एफबीडी। अच्छा, इस पर अगर मेरे को वॉल का बनाना है, ऊपर ऊपर सपोर्ट पे कितना लग रहा होगा, ऊपर सपोर्ट पे T1 लग रहा होगा, ऊपर सपोर्ट पे T1 आ रहा होगा, नीचे को झटका लग, नीचे को जितना रस्सी ने, ये वाली रस्सी ने इसको ऊपर को खींचा है, उतना ही ये वाला ऊपर वाले को नीचे को खींचेगा। यहां से कट करके देखा आपने। अब वही कहानी यहां पर भी है, अगर इस पर T2 नीचे को लग रहा है, तो इस पर T2 ऊपर को लग जाएगा, है ना, ऊपर वाला पार्ट इसको ऊपर को खींच रहा होगा, बाकी F तो बना हुआ है, mg और लग जाएगा, ये हो गया आपका। सर mg का नॉर्मल T2 में काउंट हो जाएगा या नॉर्मल नहीं और होगा? नॉर्मल कहां से आएगा भाई इसमें, नॉर्मल कहां से आएगा, नॉर्मल कब आता है, पता चला कांटेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, तो आई बात समझ में, इसमें नॉर्मल की थोड़ी ना बात है कुछ, इसमें रस्सी है तो टेंशन आएगी। अब जमीन पे पड़ा है, वहां पर कांटेक्ट मेंटेन है, तो वहां पर नॉर्मल आएगा। अगर आपको लग रहा है रस्सी और यहाँ पर की बात कर रहे हो, तो वो बेसिकली टेंशन ही आएगी आपकी, ठीक है, नॉर्मल नहीं आएगा इस केस में। ये कंप्लीट एफबीडी है, ये ए वाले का एफबीडी है, बी वाले का एफबीडी है, इनफैक्ट ये सपोर्ट का भी एफबीडी है। सपोर्ट पे मतलब रस्सी ऐसे फोर्स लगा रही होगी, सपोर्ट पर रस्सी का फोर्स ऐसे करके होगा। देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, प्रॉब्लम अभी तो बहुत करनी है। आपका पहला क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन, देखो रिलेटिव करते रहो, न्यूटन लॉ चालू हो गया है, अब इसमें लैग मत करना, जितना पुराना है उसको तो कवर अप करो, धीरे धीरे करके कवर अप करते जाओ, ठीक है। अब अगले लेक्चर में, मान लो कल है या परसों में, जब भी है, रिलेटिव के क्वेश्चन ले आना, डिस्कस कर लेना, तो न्यूटन लॉ आगे नहीं बढ़ेगा, न्यूटन लॉ कम रहेगा, तो आपको भी टाइम मिलता रहेगा, फिर वहां से उसको भी उठा लेना। तो करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ भाई, अब मत छोड़ना यहां से। हो गया ना ये, बता देता सर हूँ। दूसरा वाला भी। क्या दूसरा वाला क्या,
दूसरा वाला भी समझा दीजिए फिर से। अच्छा, पहली बार में क्या हो रहा होता है? बादाम खाओ यार तुम लोग यार, हैं? सर कनेक्शन गया था। कुछ नहीं है, क्या लग रहा है तुम्हें? कोई रटने वाली चीज नहीं है, एक mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, खत्म बात। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो mg लगेगा और एक जो होगा कांटेक्ट मेंटेन है, तो कांटेक्ट फोर्स लग जाएगा नॉर्मल। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन तो इस चैप्टर में है ही नहीं अभी, फ्रिक्शन के लिए तो चैप्टर ही अलग होगा। यार एक कनेक्शन सही कराया करो भाई अपने अपने जो भी है। ठीक है, आपका पहला पहला एक्सरसाइज का पहला वो एफबीडी पर बेस्ड है, तो उसमें एफबीडी के बहुत पार्ट है, 10-12 पार्ट है एफबीडी बनाना, बहुत अच्छा दे रखे हैं क्वेश्चन। अब देखो मैं आ जाता हूँ, एफबीडी बनाना सिखा दिया आपको। अब मैं न्यूटन के लॉ से चालू करता हूँ। सबसे पहले जो आता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ से चालू करते हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड लॉ सबसे आसान है समझना। ठीक है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? लिखवाना है क्या? क्या होता है भाई? लिखो, फटाफट लिखो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो सुनने में आसान लगता है थर्ड लॉ, लेकिन इतना आसान है नहीं, समझने में लगता है उसको, लोग समझते नहीं है उसको। 9th क्लास में खाली पढ़ा होगा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका मतलब समझ में नहीं आता है। लिखो उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन are nothing but the forces. Action and reaction are nothing but the forces. Action and reaction are nothing but the forces that act, are nothing but the forces that act on two different bodies, that act on two different bodies, comma, at the same time, comma, at the same time, comma, equal in magnitude, and opposite in direction, ठीक है, ये जो लाइन लिखवाई है इसको जरा ध्यान से पढ़ो। डिफरेंट बॉडीज में लगता है, एक बॉडी में नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो ये दे रखा है आपको, ठीक है, अब यहां पर मेरे को इसका एफबीडी बनाना है। अगर इसके एफबीडी की बात करूं तो देखो क्या होगा, इसके एफबीडी में एक आया mg, एक आ गया जमीन से नॉर्मल, तो आप कहोगे कि भाई n की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? अपोजिट भी हैं, इक्वल भी हो जाएंगे, लेकिन क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? नहीं। नहीं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं बताता हूं मैं तुम्हें। देखो क्या होगा, ये mg कौन लगा रहा है, हमें mg कौन लगा रहा है?
ग्रेविटी। ग्रेविटी। अबे ग्रेविटी मतलब अर्थ, ग्राउंड। अर्थ। अर्थ लगा रही है, हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो इसकी सरफेस से इसको नॉर्मल ऊपर को मिला है, इसकी सरफेस से इसको नॉर्मल ऊपर को मिल रखा है, तो यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल नीचे को भी लगा होगा, यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल नीचे को भी लगा होगा, और ये mg लग रहा है, कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो अर्थ के बीचों बीच आप देखोगे एक mg ऊपर को भी लगेगा। अगर अर्थ मेरे पर mg लगा रही तो मैं अर्थ पर भी mg लगाता हूं ऊपर की डायरेक्शन में। अब जब आप कहीं छत से गिरते हो, ठीक है, तो आप पर नीचे पर mg लग रहा है, अर्थ पर ऊपर को लग रहा है। अब अर्थ थोड़ी ना आ जाएगी भाई, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, mg ये m आपके m के बराबर है, ये अर्थ का मास नहीं है, सही है। आप पर जो mg लग रहा है फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, उतना ही आप अर्थ पर भी लगाते हो, लेकिन अर्थ के लिए वो फोर्स तुच्छ हो गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल फोर्स है। और चलो मान लो है अभी, तो आप ही थोड़ ना हो, दूसरी साइड अर्थ की दूसरी बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में कोई और भी होगा, वो भी तो लगा रहा होगा। आई बात समझ में? तो अर्थ का मोशन अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। हम तो चीजें फिजिक्स जो है अलोन क्लास में वो काफी अजम्पशन वाली चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, अर्थ को स्पेरिकल मान लेते हैं, ठीक है, चीजें हैं। तो फिलहाल देखो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, ये दो हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे इस पर mg लग रहा है, उसी इंस्टेंट पर इस पर भी mg लगा होगा, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, दोनों अपोजिट हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। उसमें देख लेना, डिफरेंट बॉडी लिख लेना, डिफरेंट बॉडी लिख रखा है, अंडरलाइन कर लेना उसको, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडी, एक बॉडी पर नहीं लगता। एक्शन रिएक्शन पेयर। और कौन से हैं एक्शन रिएक्शन पेयर? ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे आई बात समझ में? यस सर। जो आपने रस्सी कट करी थी, ये था कुछ। अगर मैं यहां से कट करता हूं, इस टुकड़े को देखता हूं, अगर इस टुकड़े पर बताऊं तो इस टुकड़े को नीचे वाला टुकड़ा नीचे को खींच रहा होगा। अगर ये टी से खींच रहा है तो ये वाला टुकड़ा नीचे वाले को यहां पर की बात करें तो ये टी से ऊपर को खींच रहा होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका अलग से देख लेना, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ये दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि ये फोर्स ये वाला पोर्शन लगा रहा है, ये फोर्स ये वाला पोर्शन लगा रहा है, और इस पर फोर्स उतना ही ये लगाएगा, ठीक है। जैसे आप पर कभी मारा होगा बचपन में पिताजी ने, या फिर शायद कुछ लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है, अभी भी मारा होगा, पिताजी ने जब थप्पड़ मारा होगा कभी बचपन में, कोई गौर करना, लगती उनके हाथ में भी है, लेकिन हाथ क्या होता है? हाथ होता है ठोस, आपकी स्किन होती है सॉफ्ट, बचपन में तो ज्यादा ही सॉफ्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये आया, यहां भी उतना ही पड़ा, यहां भी उतना ही पड़ा, बराबर फोर्सेस हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है, यहाँ पर ज्यादा पेन होगा, यहाँ कम पेन होता है, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन वहां भी है। अब ये मत कहना कि आप सामने वाले ने आपको मारा, आपने उल्टा मार लिया, एक्शन मैंने रिएक्शन दिखा दिया, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन यहाँ पर है, थप्पड़ मारने में भी है एक्शन रिएक्शन। आपका हाथ का जितना नॉर्मल यहाँ पड़ा हुआ है उतना ही नॉर्मल यहाँ का यहाँ पर भी पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है विष्णु? कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब अगल बगल वाले ने किसी ने पंगा लिया तो उसने मारा, तुमने भी मार के बिल्कुल रिएक्शन दे दिया अपना, वो सब मत कर लेना। हाँ एक सेकेंड, खुला ही था वो। अरे विष्णु समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो था न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में। मेरे ख्याल से एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कंफर्मेशन हो गई ना। दोनों अपोजिट बॉडी पर लगते हैं, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, अलग अलग बॉडी में लगते हैं, सेम टाइम पर लगते हैं। ऐसा नहीं है पहले इसकी टेंशन आई तो इसकी आएगी बाद में,
आएंगी तो दोनों एक साथ एक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में ये होता है। और दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं सब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये याद रखना। दुनिया के सारे फोर्सेस आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फुटबॉल पे किक मारोगे, फुटबॉल पे आपने नॉर्मल लगाया, ठीक है, फुटबॉल पे किक मारी तो फुटबॉल पर नॉर्मल लगा होगा आपके पैर का, तो फुटबॉल का भी नॉर्मल आप पर लगेगा उल्टी डायरेक्शन में, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। सब जगह ओके बैट सर। से बॉल को मारा, ओके सर। समझ गए मतलब, ठीक है ना। नहीं सर, रफ मत कीजिए। अरे यार बड़ा स्लो लिखते हो, हाँ। सर आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे मैं। अब तक तो बॉल पहुंच भी गई होगी वो जो किक मारी थी। इसके बाद हम आएंगे न्यूटन के पहले लॉ में। फर्स्ट लॉ मैं लिखवाना है क्या? फर्स्ट लॉ मैं लिखवा देता हूं, मेरे को पता है कुछ लोग तो भूल गए होंगे। नहीं सर, 9th के बुक में है लिखा हुआ। 9th के बुक में तो लिखा हुआ, तुम्हें पता है कि नहीं पता? तुम ये बताओ। लिखते भी रहो सुनते भी रहो, ठीक है। सर दोनों हो गया। हो गया ना। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जैसे तुम मूर्ख हो तुम मूर्ख ही रहोगे, तुम मूर्ख हो तुम मूर्ख ही रहोगे जब तक तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। उसी का बस उसने कह दिया है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, आप मूर्खता के पथ पर चल रहे हो तो चलते रहोगे जब तक कोई ज्ञानी आपको कुछ ज्ञात नहीं करवाता है, आपका एनलाइटनमेंट नहीं होता है, ठीक है। वो कहता है वो न्यूटन का पहला लॉ, अगर सभ्य भाषा में बात की जाए तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से मेरा मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो जाते ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। अरे यार माइक बंद कर लो। हाँ, तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा जाता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। आप ऐसे समझो, एक बिल्कुल बर्फ की वो है, परत है, बिल्कुल बर्फ की लेयर है। अब बर्फ की हॉरिजॉन्टल लेयर आपको फेंक दिया बर्फ की लेयर में, और फ्रिक्शन को 0 मानते हुए चलो, आपको एक स्पीड से देके छोड़ दिया है, तो आप उस स्पीड से जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे, रुकोगे नहीं कहीं पर, ठीक है। तब रुकोगे जब कहीं पर कुछ मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पेड़ वेड़ आ गया, पकड़ने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आप जाते रहोगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, लेकिन वो तो याली डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो आप जाते रहोगे। और दूसरी चीज मैं ये है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नॉर्मल है, mg है इस पर, जब तक मैं इसको इधर को धक्का नहीं मारूंगा ये रेस्ट की पोजीशन से नहीं हिलेगा। समझ में आई बात? और रेस्ट की पोजीशन से तभी हिलेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, नहीं तो अपनी स्टेट में रहना चाहता है। अरे मैं सोया हूं, मैं सोया रहना चाहता हूं, बचपन में यही काम करता था मैं 11th-12th में, फिर पिताजी लात मार के उठा देते, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। अरे आगे बात समझ में फर्स्ट लॉ की? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब सेकंड लॉ पे आते हैं। देखो सबसे काम का लॉ होता है सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ बर्बाद चीज है। सेकंड लॉ पे आते हैं। तो फर्स्ट लॉ मैं लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं? हो गया ना? लिखवा दो सर अभी। अबे इतनी कहानी बता दी तुम्हें। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हेडिंग डाल देना, हाँ बस आगे से टिक मार लेना, हो गया। इतनी सब कहानी बता दी, और फर्स्ट लॉ लिखवाने 9th क्लास से, तुम ही तो बोल रहे थे 9th क्लास की बुक में, अब लिख लेना वहां से। चलो भाई सेकंड लॉ पे आते हैं। ये काम की चीज है। सेकंड लॉ में सारे लॉ होते हैं, सेकंड लॉ ही आपका सबसे काम का है। सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट लिख लो पहले। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है?
क्या कहता है भाई? हाँ भाई, किसी को याद है न्यूटन का सेकंड लॉ? The rate of change of momentum of a द ball. रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखो 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 फटाफट लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये लिखो, ये जरूरी है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में लिखवाना जरूरी था, वैसे ही इसमें भी लिखवाना जरूरी है। फर्स्ट लॉ में लिखवाना ज्यादा जरूरी। अच्छा, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। इनर्शिया शब्द आया हुआ है, अगर आप सही से देखोगे तो इनर्शिया शब्द जो आ रखा है वो इनर्ट से आ रखा है। और इनर्ट शब्द आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, नोबल गैसेस, ग्रुवेडीन। हाँ इनर्ट सर। गैसेस क्या होती हैं? जो कि अपना स्टेट नहीं बदलती। नोबल गैसेस वो होती हैं जो कि अपना स्टेट नहीं बदलती हैं। वो भाई हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, कुछ हो जाए तो। Stable. इनर्ट वैसे स्टेबल, तो इनर्ट शब्द वहीं से आया। तो इनर्शिया, इनर्शिया शब्द भी वहीं से आया होगा। मैं पता नहीं, मैंने अपना लॉजिक मार रखे हैं भाई, ठीक है, कभी देख लेना, इनर्शिया शब्द वहीं से आ रखा होगा वैसे, ठीक है। तो जो स्टेट में था उसी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो या फिर बस में बैठे हो, बस में बैठे हो, अचानक से ब्रेक लगते हैं वाला क्वेश्चन आता ना हो कि आप आगे क्यों गिर जाते हो? इनर्शिया के कारण। अरे इनर्शिया के कारण क्या बोल तो देते हो, इनर्शिया के कारण रट रखा हो। अबे इनर्शिया के कारण कैसे गिर रहे हो? अब देखो, आप क्या बस में आप भी बैठे हो, आप कैसे भाग रहे हो? आप कैसे भाग रहे हो? आप ये पीछे से ये है, इसमें इसके कारण, ये पीछे जो सीट का पीछे होता है इसके कारण धक्का है हल्का सा, ठीक है। यहाँ बैठे हो तो नीचे जो सीट है वहां से फ्रिक्शन है, तो इसलिए आप फोन फोर्सेस के कारण आप आगे को बस में चल पा रहे हो, बस के साथ चल रहे हो। अब क्या हुआ? बस को तो लगा दिए ब्रेक, तो जमीन से बस को फ्रिक्शन मिला, बस तो रुकने लग गई। लेकिन आप पर इतना फ्रिक्शन नहीं है, आप तो उस 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही जाते रहते, ठीक है। आपको निकल जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन लग जाएगा, आपके पैरों वैरों से रोकते हो, फिर आगे वाले पर ऐसे हाथ लगाओगे तब जाके आप रुकते हो, सही है। नहीं तो आप आगे गिरते हो। वो ये होता है इनर्शिया की बातें, कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वैसे ही जाना चाहता, ठीक है। तो ये कहानियां हैं। चलो भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ लिखवा दिया क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied to the external force. ठीक है, force applied में तो count हो जाएगा, ठीक है। The rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, and the change takes place, and the change takes place in the direction of, and the change takes place in the direction of force, and the change takes place in the direction of force. अरे केतन आज गायब हो गया? उसको पता नहीं रहेगा तो हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, लेकिन एक केतन बन के तो कोई तो आया था। चलो ठीक है, ठीक है। एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो देखो होता क्या है, फटाफट देखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। ये प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के, ये कहता है। अगर प्रॉपर वे में बोले तो डीपी ये हो जाता है आपका। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, मैथमेटिकल फॉर्म ये है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। P को हम लिख सकते हैं mv वेक्टर, सबको पता होगा। m को मैं बाहर ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि मास आपका जनरली कांस्टेंट होता है, सर्टेन केसेस को छोड़ के।
न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सब जगह मास कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास में कि वहां रॉकेट प्रपल्सन में सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं रहता। आप अगर रॉकेट को सिस्टम मानते हो तो गैसेस रिलीज करते जाता है, उसका फ्यूल बर्न होता है, गैसेस रिलीज होती जाती हैं, तो वहां पर मास का वेरिएशन आ जाता है। नहीं तो हमारी 99.9% प्रॉब्लम तो मास कांस्टेंट वाली होती हैं, तो इसलिए हमने मास को बाहर कर लिया है। और dv/dt आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये बन जाता है एक्सेलरेशन। तो कल के दिन में मत बोलना कि F नेट एक्सटर्नल फोर्स ये आपका ma के बराबर होता है, वो होता dp/dt है, वो इवेंचुअली टर्न आउट होता है ma के बराबर। अरे क्लियर है चीजें? हाँ सर। चलो, मैथ की क्लास कितने बजे से है तुम्हारी? 4:15। 4:15, ठीक है। सर्वे सब कुछ समझ में आ रहा है इसमें न्यूटन लॉ में? हाँ सर। अब नौटंकी मत काटना, अब पकड़ लिया है यहाँ से टॉपिक, मजेदार भी है, ठीक है। मेहनत कर लेना यहाँ से ऐसा नहीं कि आज पढ़ूंगा फिर कल 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करना। मैकेनिक्स चालू हो गई है, अब यहाँ से रिदम बना के चल लो। तो एफ के नीचे क्या लिखा है वो बता दो। एक्सटर्नल, EXT एक्सटर्नल फोर्स होता है, वैसे भी इंटरनल फोर्सेस की बातें हम करते ही नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अगली चीज आपकी आती है, देखो इसमें अगर आप फर्दर तोड़ना चाहते हो, इसको अगर लिखना चाहते हो ना, तो इसका fx बन जाएगा max। कर लोगे, ए वेक्टर को लिख दोगे axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप, f एक्सटर्नल को लिख दोगे fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप। दोनों साइड से कंपेयर करोगे, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, अब यहां से आपके क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी वाली प्रॉब्लम को कैसे डील करते हो? समेशन f वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन f वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में भी 2 टाइप के होंगे, नेट फोर्सेस 0 हो रहे होंगे, ठीक है। या तो वहां से निकालो, या फिर आपको देख के पता चल रहा होगा कि भाई ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं इक्विलिब्रियम पे हूं, तो इसमें आप नेट फोर्स निकालोगे, उसको 0 कर लोगे ताकि अननोन फोर्स फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। कभी कभी ये आएगा कि बताओ ये इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है, तो उसमें सारे फोर्सेस नोन होंगे, तो सारे फोर्सेस का नेट निकाल लो, अगर वो 0 बनता है तो इक्विलिब्रियम है। अब ये वाली प्रॉब्लम बहुत कम आती है। प्रॉब्लम आपकी आती कहेगा द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द टेंशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो खुद ही बोल देगा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। और कुछ कुछ जगह तो नहीं भी बोलेगा, आपको देख के पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम पर है। अब यार रस्सी से एक डब्बा टंगा हुआ है, रस्सी से एक डब्बा टंगा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है कि नहीं हो? आई बात समझ में? टेबल पर एक किताब रखी हुई है, किताब का इक्विलिब्रियम है, कहीं नहीं भाग रही भाई। हाँ, किताब अगर एंगल पर रखी हुई है इंक्लाइन प्लेन पर, तो वो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम नहीं है। वो हो भी सकती है अगर फ्रिक्शन होता तो, लेकिन फ्रिक्शन इस चैप्टर में हम डील नहीं करेंगे, हमारे लिए सारी सरफेस स्मूथ होंगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी मतलब समेशन ये। अब इसमें क्या होंगे, 2 टाइप के, अगर कांस्टेंट या तो रेस्ट पर है, ठीक है, इसमें 2 टाइप की आ जाएंगी, या तो आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट, जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है,
बोलते हैं, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी आप बोलोगे दोनों केस में नेट फोर्स को जीरो करोगे आप। ये कंडीशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नहीं जानना है, थोड़ा सा बस दिमाग में रख लेना, कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी समेशन फोर्सेस, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो आप जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो दिमाग में रिजोल्यूशन जरूर आना चाहिए कि आप सारे फोर्सेस को, कोई भी वेक्टर को तीन डायमेंशन में उसको लिख सकते हो। ठीक है, एक प्लेन में है फोर्स तो 2 डायमेंशन में लिख दोगे। सर अगर वो मूविंग है तो उस पे फोर्स लगा है ना, तो फिर वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? कौन? फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? अरे force- इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, बता तो रहा हूँ, स्टैटिक और डायनामिक। 2 टाइप के हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है। अबे शुरू से तुम्हें स्पीड देके छोड़ दिया है, शुरू में उसको भगाने के लिए चाहिए होगा, लेकिन एक बार स्पीड में है वो, जैसे आपका आइस में आपको छोड़ दिया एक बार 10 मीटर पर सेकंड देके, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से चलते जाओगे। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि वो रेस्ट पर होगा। वो बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर एक पार्ट होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो उसकी कहानी है। दूसरा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन, हाँ सर्वेश, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्सेस जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर। समझे बात को? चलो इधर का मिटा रहा हूं मैं। 2 मिनट। बहुत ही घटिया क्वेश्चन से चालू करते हैं। देखो सबसे घटिया क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल। ठीक है, इन फॉलोइंग केसेस, इन नॉर्मल एट, खाली नॉर्मल रिएक्शन बोलूं या नॉर्मल बोलूं, बात एक ही है। नॉर्मल बोल दूं या कांटेक्ट फोर्स बोल दूं, एट वेरियस कांटेक्ट। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है मेरा ये वाला, सिंपल एम मास का दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, लो इसका एम ए है, इसका एम बी है। या फिर एक काम कर लो, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। नॉर्मल निकालना है हर जगह पर, जहां जहां कांटेक्ट है सब जगह नॉर्मल निकाल डालो। तीसरा, ये है, ये है, ये है, ये है, सारे कांटेक्ट निकाल डालो। ए है, ये बी है, ये 2 किलो है, ये 5 किलो है। इधर से मैंने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, इधर से मैंने लगा दिया F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब ये n लिखने का मतलब यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। कभी कभी फोर्स के आगे जब आपका n लिखा होता है तो न्यूटन होता है। हम नॉर्मल भी हम n से डिनोट करते हैं, वो आप समझ जाना यार। ठीक है, F इज इक्वल टू 50 n ले रखा मतलब 50 न्यूटन है वो। चलो इतना कर लो।
ये सारी प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? सारे हाँ, सर। डब्बे, सारी प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम की हैं, देख के पता चल रहा है आपको। मिटा दूं? चलो मैं करना चालू कर रहा हूं, फिर अब चालू कर दूं, क्या करना? इधर मैं सॉल्यूशन बनाते जाऊंगा। चलो, एक साइड आपको प्रॉब्लम दे दी है, दूसरी साइड में सॉल्यूशन बनाते जाऊंगा। हम्म find tension in each row। हाँ भाई, पहले वाले का ऊपर क्या की बना? तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जरा ध्यान दो, समेशन f नेट फोर्सेस लिखोगे तो देखो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बना देना, अगर ऊपर को पॉजिटिव बनाते हो तो n माइनस mg, ये है सही तरीका लिखने का। नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्यों जीरो है? नेट फोर्स इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम के कारण। ठीक है, आपको पहले से पता है वो बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, या तो क्वेश्चन में बोल देगा द सिस्टम इज इन, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि देख के पता चल रहा है आज ये इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन देख के नहीं लग रहा होता इक्विलिब्रियम है करके। सर्टेन कंडीशंस आती हैं तो वो बता देता है द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, खुद ही से बता देगा। फोर्सेस को रिजॉल्व करो, अपना काम बनाओ। हाँ भाई, तो यहां से n इज इक्वल टू mg आ जाएगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरे का बताता हूं। दूसरे का अगर मैं ए का बनाता हूं, ए का एफडी बनाता हूं, देखो जरा ए पर क्या होगा, ए वाले पर नीचे को लग रहा होगा mg 2g 20 ले लेना। ठीक है, और एक ऊपर को लग रहा होगा नॉर्मल, एक ऊपर को लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, n1 बोल देते हैं। तो फिर से n1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। n1 आ गया है आपका 20 के बराबर, बताओ 20 न्यूटन। तो कल के दिन में लिखना मत भूलना, ये वाला n न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी वाले को देखो, बी वाले का एफबीडी बनाऊंगा, यह है बी वाला। बी वाले पे कितना आ गया है 5g, 5g आ गया है, साथ में ऊपर से एक नॉर्मल भी आया है नीचे को। कौन सा वाला? n1 वाला। नीचे से ऊपर को जाता हुआ दिखाई देगा एक नॉर्मल, कौन सा वाला? जमीन से। ये किसके कारण है? फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड लगा रहा है। ये कौन लगा रहा है? ये कौन लगा रहा था? ये ड्यू टू बी। ये कौन लगा रहा है? ड्यू टू ए। इस पर ए वाले पर बी ने लगाया n1, तो बी वाले पे ए भी n1 लगाएगा, इक्वल लगाएगा, अपोजिट लगाएगा। कितना हो जाएगा? n2 माइनस n1 माइनस 5g, 5g मतलब 50 इज इक्वल टू 0। n2 की वैल्यू आ गई है 70 न्यूटन। ठीक है, n2 की वैल्यू आ गई है 70 न्यूटन। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? तो समेशन करना होता है ना इक्विलिब्रियम में, तो आपने माइनस क्यों किया? n2 माइनस n1। अबे वेक्टर है क्या, ऐसे ही ऐड कर लोगे क्या सारे फोर्सेस को? हैं, वेक्टर समेशन होता है। डायरेक्शन के साथ करोगे कि नहीं करोगे? अबे समेशन वेक्टर क्वांटिटी है भाई,
समेशन कैसे करते हो, साइनों के साथ करते हो प्रॉपर। इधर वाले ऊपर को पॉजिटिव मान लिया तो पॉजिटिव का है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन। सीधे सीधे एडिशन मत कर लेना। हाँ भाई, बाकी को समझ में आ गया चीज। अरे सांप सूंघ गया क्या सबको? समझा सर। समझा सर। ठीक है, देखो इसी प्रॉब्लम को जरा ध्यान देना। अगर मैं a प्लस बी सिस्टम लेता हूं, इसी प्रॉब्लम को देखना, अगर मैं a प्लस बी का सिस्टम देखता हूं, जरा ध्यान देना, मैं a का अलग से नहीं बना रहा हूं, मैं b का अलग से नहीं बना रहा हूं, मैं a और b के सिस्टम का बना रहा हूं। a और b का सिस्टम मतलब ये ऐसा हो गया फिर आपके लिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया है तो इस पर एक आएगा आपका 5 प्लस 2g, बताओ mg इतना लग जाएगा। और यहां से जो नॉर्मल लगेगा, जो बॉटम से नॉर्मल लग रहा है, जो कि हमने क्या बोला हुआ है n2, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो n2 माइनस 7g इज इक्वल टू 0। तो n2 की वैल्यू 70 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, जब आपने इन दोनों का सिस्टम मान लिया है, यार a भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा, b भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा, a प्लस बी कंबाइंड भी इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, दिख रहा है वो डायग्राम में। तो सिस्टम के लिए कभी बनाना होता है तो सिस्टम के लिए ऐसे बना सकते हो आप। यहाँ के नॉर्मल्स गायब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्सेस बन जाते हैं। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सी वाला करो, सी वाला। हो गया? फिर 2 मिनट। बनाओ भाई, बाकी लोग बनाओ। सी वाले डायग्राम में देखो, कोई कहीं को नहीं भागेगा, ठीक है। चलो सी वाला बताता हूं मैं। सी वाले पे क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। अगर मैं ए का एफईडी बनाता हूं, ए की कहानी क्या है जरा देखो। ए पर इधर से लगेगा 2g, इधर से लगेगा एक नॉर्मल आ जाएगा, एन ए बोल देते हैं चलो इसको। इधर से आ रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो इधर से एक नॉर्मल आएगा एन ए 50 लिख दो यार, हटाओ, कंफ्यूज मत हो जाना इससे। 20 है, यहां से एक एन आएगा, ठीक है। इसका बनाओगे, बी वाले का बनाओगे,
तो बी वाले पे यही नॉर्मल ऐसे करके लगेगा, एक यहां से आएगा एन डैश, एक यहां को जाएगा एन बी, एक यहां को आएगा आपका 50। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो इसको, और कुछ तो नहीं बचा, ये हो गया है। इसका इक्विलिब्रियम देखोगे, दोनों इक्विलिब्रियम है। इसके लिए देखोगे, ए वाले के लिए देखोगे समेशन एफ एक्स जीरो करते हो तो इसका मतलब ये हो गया है 50 माइनस एन को जीरो करना, यानी एन की वैल्यू आ गई है 50। समेशन एफ वाई को जीरो करोगे, क्योंकि ऐसे भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ऐसे भी इक्विलिब्रियम पर था, दोनों केस में करोगे तो एन ए माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस समझ में आ रहे हैं? एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, एक्स में ये वाली पॉजिटिव मानी है इधर की डायरेक्शन, तो 50 प्लस का है, एन माइनस का है, तो नेट फोर्स ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एन ए आ गया आपका 20, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले को देखोगे तो इस वाले पे क्या हो रहा होगा, इस वाले पे क्या हो रहा होगा, इस वाले पे वही चीज, समेशन एफ वाई को जीरो करो तो यानी एन बी माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। तो एन बी की वैल्यू आ गई है 50 न्यूटन। ठीक है, 50 लिख दो यार तुम। समेशन एफ एक्स को जीरो करो एम्प्लाइज एन माइनस एन डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी एन डैश की वैल्यू एन के बराबर आ गई और एन आपका ऑलरेडी 50 है। ठीक है, एन डैश एन आपका ऑलरेडी 50 है। अरे आ गई बात समझ में? लास्ट वाला बताऊं कि नहीं बताऊं? ये वाला हाँ भाई, एक टेंशन वाला बताना है कि नहीं बताना? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? विष्णु बताओ कितना आ गया टेंशन यार, बताओ फटाफट बताओ। नीचे वाली 80 में टेंशन सर नहीं आया। क्या नहीं आया? आंसर नहीं आया कि मतलब समझ में नहीं आया? यस सर। यस सर क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया कि आंसर नहीं आया? नहीं आया आंसर। क्या नहीं आया भाई? अभी सॉल्व नहीं किया है क्या? क्या हो गया, क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है वाला? नो सर। चलो देखो फिर, एफबीडी बनाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, एफबीडी बनाओ। ठीक है, सबसे पहले बी वाले का बना लो। हाँ भाई, बी वाले पर ये सिस्टम, अच्छा ये क्या लग रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम पर होगा कि नहीं होगा ये पूरी चीज? होगा सर सर। हाँ सर वो तो बी वाले का बताओ, बी वाले का एफबीडी बताओ, फटाफट बताओ, बी वाले पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? अरे बी वाले पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? सर नीचे 10। नीचे को 10G, MC होता है, 10G आ जाएगा, 100 लग गया। और ऊपर टेंशन। ऊपर को टेंशन, कौन सी टेंशन बोलूं इसको, T1 बोल दूं? हाँ। क्या बन जाएगा, T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे। फिर ए वाले का बना लो। ए वाले का बताओ भाई, ए वाले पे क्या क्या लगेगा? नीचे को 5G, 5G। नीचे को 5G 5G। और नीचे को T1। नीचे को T1 और ऊपर को T2। ऊपर को T2। हो गया। तो T2
माइनस T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। तो T2 माइनस T1 ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस 50 इक्वल टू 0। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 150। टेंशन मत लो, अगली क्लास में भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरी कुछ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, यहाँ से थ्योरी बहुत कम चलती है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन करेंगे हम, तो उतने में भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। क्या बताऊं अब, ठीक है। काफी क्वेश्चन कर लेंगे एक लेक्चर में, बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी वैसे आपको, लेकिन अभी भी हम 8-10 क्वेश्चन और कर लेंगे। ओके सर। चलो जाओ फिर। बाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। लीव करना है। हाँ जा सकते हो, जाओ। अरे हो गया, एंड करो मीटिंग।